हेलो स्टूडेंट्स हम लोग बिहार स्पेशल के तहत बिहार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में, इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड बातों को, विशेषकर पाल डायनेस्टी के समय के तथ्य को देखे थे। और आज के क्लास में हम लोग, हो सकता है कुछ फैक्ट्स जो पिछले पीडीएफ में आपका गया हो उसकी भी थोड़ी सी रिपीटेशन होगी आज। तो आज हम लोगों ने टाइटल रखा है बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बिहार हिस्ट्री। उसमें हम लोग रखे हुए कर्नाट वंश से औरंगजेब तक। कर्नाट वंश, तो कर्नाट वंश से औरंगजेब तक की स्थिति को हम लोग देखेंगे। और पिछली बार भी हम लोग चर्चा किए थे कि पालों का जो शासन था, तो पालों के अंतिम चरण में बिहार में कर्नाट वंश तिरहुत क्षेत्र में था, जिसके फाउंडर नन्य देव थे, और फिर नरसिंह देव और फिर हरि सिंह देव। इन लोगों का फैक्ट जो है हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि पिछले पीडीएफ में भी ये फैक्ट लिखा हुआ हो और आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर हमने टाइटल क्या डिसाइड किया साहब, तो कर्नाट वंश से औरंगजेब तक। देखिए अब इसमें कितनी बातें आ गई। कर्नाट वंश एक लोकल पावर हुआ बिहार का, तिरहुत क्षेत्र का, यानी उत्तर बिहार के ऊपरी क्षेत्र का। चलिए ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा लोकल पावर है। अब यहाँ से हम लेके सीधे बोल रहे हैं औरंगजेब तक, जबकि बहुत कम फैक्ट्स ही है इसमें। तो चूंकि अब हम लोग थोड़ा सा मतलब कि बिहार के हिस्ट्री में जो बिहार स्पेशल चीज़ है उन्हीं चीज़ को देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग पूरा मेडिवल हिस्ट्री की बात है, जैसे दिल्ली सल्तनत। अब कर्नाट वंश से हम औरंगजेब तक का है, तो औरंगजेब तक में तो भाई पूरा दिल्ली सल्तनत आ गया, मुगल आ गया, मुगल का मेजर पार्ट आ गया। तो वहाँ तक में बिहार से रिलेटेड उस मेन स्ट्रीम के जो भी डायनेस्टीज हुए, तो बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है उसको हम लोग यहाँ पर संकलित करके देखेंगे। संकलित किया हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कर्नाट वंश हुआ, यहाँ का एक लोकल वंश हुआ। कब का हुआ इसकी बात होगी, पाल के डिक्लाइन काल में, यानी 11वीं सदी के अंतिम में कर्नाट वंश की स्थिति शुरू होती है। और फिर बख्तियार का आक्रमण, जबकि पिछले का भी टाइटल हमने बख्तियार खिलजी तक रखा था, लेकिन कुछ फैक्ट शायद आप लोगों को सेंड नहीं हो पाया है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा फिर से वहाँ से पकड़ा है। तो बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी का यहाँ पर जो कुछ प्रभाव रहता है किस स्थिति में, वो चीज़। और फिर आप देखोगे कि बख्तियार खिलजी के बाद, बख्तियार खिलजी यहाँ तभी आता है जब आपका गोरी का आक्रमण होता है और वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक एज ए गवर्नर होता है, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पर मेन शासक के रूप में होता है, जबकि उसने अपने को सुल्तान घोषित कभी नहीं किया था। खैर, इन सारी बातों को जब मेडिवल पढ़ाया जाएगा, सर पढ़ाएंगे, तो उसमें आप लोग देखोगे ही। तो यहाँ पर हम बिहार से रिलेटेड फैक्ट को ही सिर्फ रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा होगा कि फिर उसकी बात करें तो फिर हम लोग यहाँ बिहार भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ोगे मेडिवल, तो बहुत वो दोहराने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ सिर्फ हम लोग, चूँकि बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, जो चैप्टर बिहार का ही मेन है और वो मेन चैप्टर ऑफ द नेशनल हिस्ट्री है, तो उसको तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, जैसा हम लोग मौर्य पर देखें, ठीक है। उसी तरह से गुप्ता पे भी कुछ ज़्यादा हम लोगों ने फोकस किया। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश आए, तो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है 1206 से 1526 तक, और इस टाइटल के तहत जितने डायनेस्टीज हुए, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, 5 डायनेस्टी। अब इनके समय में बिहार में कोई सूबेदार, कुछ इस तरह की बात किसके द्वारा अपॉइंटेड हुआ जो इम्पोर्टेंट था, उससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोगों के पास होगा। फिर भाई मुग़ल आ गए, लोदी के बाद मुग़ल आ गए, तो जिनका 1526 से स्थिति शुरू होता है। तो 1526 से ऐसे मुग़लों का स्थिति तो भाई 1857 तक जाएगा, लेकिन 1526 से 1707 इनका एक मेन फेज होता है। और उसमें मुग़लों में आप देखते हो कि फिर सूरवंश आ जाता है, जो उनको
मेन स्ट्रीम से अलग कर देता है, ठीक है। और सूर्यवंश का शासनकाल 1540 से 1555 तक का होता है मेन स्ट्रीम में शासनकाल। तो सूर्यवंश मुगलों को 15 वर्ष तक दूर रखता है, और सूर्यवंश का जो सबसे प्रतापी या सूर्यवंश को जो मेन राजनीति में लाने वाला जो होता है वो शेरशाह सूरी, जबकि शेरशाह सूरी का काल मात्र 5 वर्ष का होता है 1540 से 45। तो उस दौर में भी हमारे यहाँ क्या हुआ, जबकि सूर्यवंश भले ही भारत के इतिहास का मेन चैप्टर है, लेकिन शेरशाह का संबंध तो मुख्य रूप से बिहार से है। लेकिन यहाँ पर शेरशाह को उस तरह से बहुत फोकस करके आज के तथ्य में नहीं रखा गया। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है औरंगजेब तक, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि किसके समय में कौन यहाँ पर प्रमुख सूबेदार था और उसके द्वारा कुछ किया गया, उन सारी बातों को ही यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद का जो हम लोग का क्लास होगा उसको सीधे 1707 से लेके 1765 यानी इलाहाबाद की संधि तक, 1707 यानी औरंगजेब के मृत्यु के बाद और इलाहाबाद की संधि 1765 तक में जो मुख्य बातें होंगी बिहार से संबंधित, भारतीय इतिहास से रिलेट करके बिहार से संबंधित जो मुख्य बातें होंगी उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों ने टाइटल बना दिया है कर्नाट वंश से औरंगजेब तक। तो जो फैक्ट्स आएगा उस पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ज़रूरत होगा तो फिर अलग से भी उस पर डिस्कस देखेंगे। पहले फैक्ट्स को समझें। और सब आप लोग जुड़ चुके हो, किन्हीं का कुछ वैसा कमेंट तो नहीं है? सर आपकी हेल्थ बेटर है? एकदम ठीक है भाई, हेल्थ में कुछ नहीं, वो हम भीग उग गए थे तो थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता है, तो हेल्थ ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए कर्नाट वंश से औरंगजेब तक, और फिर आप लोग का सारा आप लोग का कमेंट हम पढ़ लेंगे। 11वीं शताब्दी के अंत समय में पालों की सत्ता बिहार में पतना अवस्था में थी। एक चीज लिखा गया, तो 11वीं शताब्दी के अंतिम समय में या अंतिम चरण में लिखना ज़्यादा सही रहेगा, 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। तो 11वीं शताब्दी, ये सब चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो भाई 1000 से 1099 तक की बात, तो इसके अंतिम अवस्था है यानी 1090 80 यही ना होगा। तो पालों की सत्ता, अब पाल कौन, तो पाल वंश भूले तो नहीं है भाई। हम लोग बात किए थे ना कि 8वीं सदी के मध्य में 3 प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का जो बात हुआ था, बंगाल बिहार में पाल, और प्रतिहार पश्चिम में, और दक्षिण में राष्ट्रकूट, और जिनके लिए त्रिगुटीय संघर्ष जिनके बीच में कन्नौज के लिए। तो ये पालों की सत्ता बिहार में पतना अवस्था में थी यानी डिक्लाइन फेज में थी। पाल शासक रामपाल के शासन काल में इतना ईस्वी में तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट राज्य का उदय हुआ, तो ये कर्नाट राज्य वंश हुआ। कर्नाट राज्य हुआ यानी वो वंश था कर्नाट वंश, और उसका जहाँ तक क्षेत्र रहा होगा उसको कर्नाट राज्य भी कहेंगे। तो कर्नाट राज्य का उदय हुआ ठीक है। तो एक क्वेश्चन मान लो, कर्नाट राज्य का उदय कब हुआ, तो 11वीं सदी के अंतिम चरण में, 11वीं सदी के अंतिम चरण में, ठीक है, कर्नाट राजवंश का उदय हुआ। तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक नन्य देव था। इसको पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे, और हम बोले कुछ चीज़ रिपीट होगा क्योंकि हमको लगा कि वो शायद आप लोगों को सेंड नहीं हो पाया था, वो हम देखे थे। तो कर्नाट राज्य का संस्थापक या कर्नाट वंश को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है नन्य देव का। कर्नाट वंशीय राज्य की आरंभिक राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो नेपाल की तराई क्षेत्र में, लेकिन ये आरंभिक, बाद में दरभंगा में भी इसकी राजधानी का कहा जाता है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिमरावगढ़ इनका जो था वो आरंभिक राजधानी, ठीक है। तो एक ये भी याद रखना है, नेपाल की तराई में सिमरावगढ़, और सिमरावगढ़ किसकी राजधानी, ऐसा नहीं होता है कि बहुत रिसर्च वाला क्वेश्चन ही हम लोग से पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल जैसे सिमरावगढ़ निम्न में से किस राजवंश से संबंधित स्थल, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है।
ठीक है, या कर्नाट वंशीय राज्य का पहली राजधानी कहाँ, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, शंकर दयाल जी का है कहना कि साहब एक बार ये पीडीएफ के रूप में सिलेबस को भी दे दिया जाए तो अच्छा है। ठीक है शंकर, इस पे शंकर दयाल जी, इस पे हम बात कर लेंगे और आपको हम समझा देंगे और या फिर दे भी देंगे। ठीक है, बिहार शरीफ राजधानी भी है ना सर? हाँ, बिहार शरीफ राजधानी रही थी, आगे हम बताएंगे, लेकिन कर्नाट वंशियों की राजधानी बिहार शरीफ नहीं रही थी। ठीक है, जब बख्तियार का आक्रमण यहां हुआ था, आप समझ लो यहां पर, तो बिहार शरीफ जिसका नाम उदंतपुरी था वो एक प्रमुख स्थान था। आप देखते हो कि भाई उदंतपुरी महाबिहार की स्थापना गोपाल ने कराया था, और उदंतपुरी यानी वो बिहार शरीफ जो आज है, आज नालंदा जिला का जो मुख्यालय शहर बिहार शरीफ है, उसका प्राचीन नाम क्या था? उदंतपुरी, और वो एक प्रमुख स्थान था। लेकिन कर्नाट वंशियों का वो राजधानी नहीं था। ठीक है, हाँ, बख्तियार खिलजी उस पर अधिकार किया, उस तहस नहस किया जो भी, और उसके बाद वो फिर वो एक पॉलिटिकल सेंटर के रूप में या पॉलिटिकल स्थान के रूप में, राजनीतिक शक्ति का स्थान के रूप में वो एक लंबे समय तक रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो पूरे बिहार का ऐसा कुछ शासन ही नहीं न था कि पूरे बिहार क्षेत्र जो हमारा है उसका वहाँ पर राजधानी रहा हो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट जगह, आगे उसकी चर्चा हम लोग कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ये कर्नाट वंशीय राज्य की या कर्नाट राज्य की राजधानी सिमरावगढ़, और इसका संस्थापक बाबू याद रखिएगा नन्यदेव, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब शुरू हुआ? 11वीं सदी के अंतिम चरण में। ये सब चीज को ही देखना है। बहुत सा इस चीज में जाइएगा ना 2-3 किताब में तो बड़ा अंतर पड़ेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जो स्पष्ट है, जिस पे ज्यादा भेग नहीं है और जो काम लायक है, उसको हम लोग देख रहे हैं। कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष बंगाल के सेन वंश के शासकों के साथ हुआ। वहां किसकी बात हो रही थी? नन्य देव का। यहाँ किसका बात हो रहा है? नरसिंह देव का। ठीक है, तो नरसिंह देव उसके बाद के हुए, और नरसिंह देव का संघर्ष कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव, तो कहाँ? बिहार क्षेत्र में ना, उत्तर बिहार में ना, का संघर्ष बंगाल के सेन वंश के साथ हुआ। हमने बताया था कि पालों का जब पतन, पालों के रहते हुए भी, पाल में फिर जाकर के आप देखो महिपाल फिर से उसको एक बार उत्थान में लाया था, लेकिन उसके पहले भी पाल का, देवपाल उपाल के बाद पाल की स्थिति खराब हो रही थी। तो उस समय दो शक्ति आया था। ठीक है, एक आपका सेन आ गया था। ठीक है, तो सेन जो थे वो बंगाल में भी और कुछ बिहार में भी उनका, और एक कैवर्त था, सेन और कैवर्त। तो कैवर्त मुख्य रूप से बंगाल में थे, कैवर्तों का बिहार में नहीं था। और जो सेन थे उनका कुछ बंगाल में भी क्षेत्र था और बिहार में भी क्षेत्र था। ठीक है, अब क्या है कि नरसिंह देव जब शासक थे तो इनका सेनों के साथ, सेन वंश के शासकों के साथ संघर्ष हुआ। इसी कारण से नरसिंह देव तुर्क आक्रमणकारियों को सहयोग दिया। अब ये तुर्क आक्रमण हमारे यहाँ कब हो रहा है भाई? तो बख्तियार का पहला आक्रमण है, तो 1197-98 कहोगे। ठीक है, तो 12वीं सदी के अंतिम में, तो कर्नाट का उदय का बात हम लोग देखे 11वीं सदी के अंत में। ठीक है, और सेन के संघर्ष कर्नाट का, और सेन का कर्नाट वंश जो उत्तर बिहार में, कर्नाट और सेन के साथ संघर्ष की बात ज्यादा कब हो रही है? 11वीं सदी, मतलब कि 1198 12वीं सदी के अंत में। ठीक है, और उस समय शासक कौन है? नरसिंह देव। तो नरसिंह देव जब यहाँ पर तुर्क आक्रमण हो रहा है उस समय है नरसिंह देव, यानी बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण है उस समय नरसिंह देव, और साथ साथ उसके पहले इनका संघर्ष किसके साथ है? सेन के साथ। और आगे यही लिखा हुआ है कि इसलिए जब तुर्क आक्रमण यहां हुआ तो कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव ने तुर्कों का साथ दिया। यहां तुर्क का मतलब यहां पर किसको? बख्तियार को साथ दिया। किसके विरोध में?
तो सेन के विरुद्ध में। तो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाट वंश का संस्थापक इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी का आक्रमण जब हुआ उस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। और नरसिंह देव, उस तत्कालीन कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव ने बख्तियार का यानी तुर्क आक्रमणकारियों का साथ क्यों दिया, किसके विरोध में दिया, तो सेनों के विरोध में, क्योंकि सेन उनके शत्रु थे इस क्षेत्र में। ठीक है, तो सेनों के विरोध में उन्होंने तुर्कों का साथ दिया। ठीक है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तो नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर अपनी रक्षा किया तथा सेनों के विरुद्ध सहयोग भी दिया। ठीक है, अब ये इस तरह से क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। ठीक है, और ये नहीं कि वहां से नहीं हुआ है तो यहां से तो आया नहीं है, तो ऐसा थोड़ी कि जहां से आया है वही बार बार आएगा। ये हमारे लिए लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके बिहार के हिस्ट्री के लिए। बख्तियार के आक्रमण यानी बख्तियार खिलजी कि आक्रमण के समय कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का अधिकार तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर विस्तारित था। ठीक है, उत्तर बिहार में। अब आप देखोगे दिल्ली सल्तनत के शासक ग्यासुद्दीन, अब थोड़ा सा आगे आ जा रहे हैं क्योंकि उसी से जुड़ रहा है और हरि सिंह देव की बात होगा, जबकि वो तो हो गया आपका भाई 1198 का बात कहा ना, जब आपका आक्रमण हुआ बख्तियार का, और यहां पर सीधे आ रहे हैं 1324-25। ठीक है, ये ग्यासुद्दीन तुगलक के, ग्यासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान के समय, यानी ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल के तरफ, और हम कुछ बात जनरल बात करेंगे आपसे, बंगाल के तरफ अभियान। ठीक है, तो बंगाल क्षेत्र में जब अभियान ले रहा है ग्यासुद्दीन तुगलक, और एक चीज देखोगे कुछ भारतीय इतिहास में, खास करके मध्यकालीन इतिहास में आप देखोगे ये बंगाल में हमेशा विद्रोह, बंगाल में विद्रोह, या फिर विद्रोह उत्तर पश्चिम में, या विद्रोह उत्तर पूर्व में, बाहरी शक्तियों का आगमन इधर से, ये जनरल चीज है। ठीक है, तो पहले इस क्षेत्र में मेन यहां पर जब विस्तार नहीं रहता था तो इधर विद्रोह की उतनी बात नहीं होती थी, लेकिन मध्यकाल में बंगाल विद्रोह और बंगाल में विद्रोह की स्थिति रहता है। ठीक है, चाहे सल्तनत काल में हो, किसी के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर हो, वहां कुछ समय के बाद जब शक्तिशाली होता है तो विद्रोह कर देता है। ठीक है, अपने इंडिपेंडेंट अपना स्थिति बनाना चाहता है, तो ये एक चीज है। लेकिन अभी तो वैसा कुछ खास अपॉइंटेड था नहीं, तो बंगाल क्षेत्र में विद्रोह। ठीक है, तो बंगाल में विद्रोह को दबाने के लिए या अपने बंगाल अभियान के दौरान, जब ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के समय तिरहुत जब ये जा रहा था इधर से, तो मैंने बिहार से होते हुए भी गया, सीधी सी बात यह है कि ग्यासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान, और ये ईयर दिया हुआ है 1324-25, इसके पहले भी एक बार वो बंगाल अभियान लिया था, हरि सिंह देव था। ये तो 3 गो नाम हुआ, नन्य देव जो हुए, ये हो गए फाउंडर। एक नरसिंह देव का बात हम लोग देखे जो बख्तियार के समय, और ये हुए हरि सिंह देव जो कर्नाटक के अंतिम हरि सिंह देव शासक। ये तीनों के बारे में आपको याद रखना होगा। ग्यासुद्दीन तुगलक का से ये सामना नहीं कर पाए। अब देखो अंतर क्या पड़ रहा है, अंतर तो पड़ रहा है भाई, वो 1198 की बात थी, ये 1325 का बात हो रहा है। ठीक है, यानी लगभग 100 वर्ष का बात हो रहा है। नन्य देव तो भाई 1097 का बात हुआ नहीं, जब कर्नाट वंश का उदय हुआ पालों के पतनावस्था में, और नरसिंह देव जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण, उसमें कौन है भाई, तो नरसिंह देव जो बख्तियार को सपोर्ट किया, और हरि सिंह देव जब ग्यासुद्दीन तुगलक का अभियान बंगाल में हो रहा है उस समय यहाँ हरि सिंह देव है, और हरि सिंह देव डर करके भाग गया। लिखा जाता है कि हार गया और हार करके भाग गया। किससे? ग्यासुद्दीन की सेना के डर से वो भाग गया। ठीक है, तो यहां पर देखोगे कि बख्तियार जिस स्ट्रीम से है, तुर्की है, ठीक है,
ठीक है, मोटा मोटी उसी स्ट्रीम से ये लोग अपना फिर तुगलक उगलक आता है। लेकिन दिल्ली के इस शासक के समय ये फिर हरिसिंह देव उसके सपोर्ट में नहीं गए, ये वो इन पे आक्रमण कर रहा है, ठीक है, और ये डर के भाग गए नेपाल के जंगल में, ठीक है। तो ग्यासुद्दीन तुगलक की सेना का सामना हरिसिंह देव नहीं कर सका और नेपाल की तराई में चला गया। इस प्रकार तिरहुत के कर्नाट वंशीय शक्ति का राजनीतिक अंत हो गया। तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह देव एक महान समाज सुधारक थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये सोशल रिफॉर्मर के रूप में इनको जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकता है कि कौन सा कर्नाट वंशीय जो शासक थे वो, हाँ, तुगलक के टाइम में बिहार शरीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, राजधानी भी रहा है, वो गलत नहीं है, चंद्रशेखर का है। विद्यापति जी कौन थे सर? विद्यापति तो मैथिल कभी है भाई, विद्यापति को यहाँ से नहीं लेना है विद्यापति को। और अटैक कब किया खिलजी? बख्तियार खिलजी कब अटैक किया? सिर्फ खिलजी मत बोलिए, बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो 1197-98 आगे लिखा हुआ भी है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरिसिंह देव एक महान समाज सुधारक थे। तो ये सोशल रिफॉर्मर थे, ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने एक पंजी प्रथा शुरू किया था। तो ये भी क्वेश्चन बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंडियन हिस्ट्री के एग्जाम में नहीं, इंडियन हिस्ट्री का जहाँ पूरा होगा वहाँ में, लेकिन बिहार के एग्जाम के लिए, बिहार स्पेशल के पंजी प्रथा इनके द्वारा शुरू हुआ था, ठीक है। पंजी प्रथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव के समय ही पंजी प्रबंध का विकास हुआ। इस प्रकार पंजीकारों का एक नया वर्ग स्थापित हुआ। अब ये पंजी प्रबंध क्या है? अभी भी जो लोग मिथिला क्षेत्र के होंगे तो शायद वहाँ पर ये है कि भाई किस वंश के कौन है, क्या है, इसका पूरा एक सब जगह लिखा रहता है। और पहले इसको लिखने के लिए, सबकी वंश परंपरा लिखने के लिए एक पंजी मतलब कि प्रबंध की स्थिति शुरू हुई। सबका मतलब कि वो आप क्या कहोगे, माने कुल वृक्ष कहो या फिर उसको डायनेस, जो भी अपना वंश है उसका ट्री की, इसके बाद कौन थे, इनके दादा कौन थे, इनके क्या थे, इस तरह का जो चीज़ है ना, तो ये सामाजिक रूप से शुरू किया गया था। और इस पंजी प्रबंधन की शुरुआत का श्रेय जाता है हरिसिंह देव को। तो इन दो चीज़ों के लिए और भी सोशल रिफॉर्म्स का इन्होंने काम किया था, समाज सुधार का। तो एक समाज सुधारक के रूप में कर्नाट वंशीय शासक हरिसिंह देव को भी जाना जाता है। लेकिन वो तुगलक के आगमन पर यहाँ से क्या करते हैं, भाग जाते हैं 1324-25 में, और ये अंतिम शासक के रूप में इनको जाना जाता है कर्नाट वंश का। बिहार में तुर्क सत्ता को पहली बार स्थापित करने का श्रेय आक्रमणकारी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी के नाम है। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी, बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या, ओदंतपुर या ओदंतपुरी, पर विजय प्राप्त की। और यह क्षेत्र बिहार में बख्तियार खिलजी का पहला जीत था, फर्स्ट मतलब विक्ट्रीज का, ओदंतपुरी का, यानी आज का बिहार शरीफ का, ठीक है। तो क्लियर है। अब अगर बात करें कि साहब ये बख्तियार खिलजी कौन, शॉर्ट में तो टर्की था, वायरस ये क्या था, टर्की। और शुरू के दिल्ली सल्तनत वाले भी टर्की। तो दिल्ली सल्तनत के लिए आप किसको, वहाँ पर हम डिटेल नहीं जाएंगे, आप मोहम्मद गोरी को देखते हो, तो मोहम्मद गोरी का जो अटैक होता है उसके बाद उसके विजित क्षेत्र में अपने इस भारत के मतलब कि आप कहो लाहौर से दिल्ली तक का जो डायरेक्ट उसका विजित क्षेत्र हुआ, उस पर किसको अपना गवर्नर बना के गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो जब वो यहाँ आक्रमण किया था, और फिर ऐसा है कि बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर ही एक मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन वो डायरेक्ट बहुत उससे कमांडेड नहीं था, और वो थोड़ा स्वतंत्र होकर के भी अपना इंडिपेंडेंट एक तरह से अपना मिलिट्री ऑपरेशन लिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो दिल्ली सल्तनत के या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वो गाइडेड कमांडेड वो आक्रमण उसका नहीं था, उसका अपना इंडिपेंडेंट लिया, ठीक है, लेकिन वहीं से जुड़ा हुआ था ये।
और एक तरह से बाद में वो कुतुबुद्दीन ऐबक की सुप्रीमेसी को भी स्वीकार करता है, उसकी सर्वोच्चता को भी स्वीकार करता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, लेकिन ये अपने मामले में स्वतंत्र था, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी तो बहुत तरह से स्थापित तो हो नहीं पाया था, और जब तक ये सारी बातें होती हैं तब तक इसकी भी हत्या हो जाती है 3-4 में। बख्तियार खिलजी का भी, ये तिब्बत तक चला गया था, वहाँ से लौटते समय इसके भी व्यक्ति एक मर्दान था, वो इसकी हत्या कर देता है। तो खैर हम लोग बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं। तो अब थोड़ी सी बात अगर क्यूरियोसिटी अगर हो तब उनके लिए जिनका हिस्ट्री कभी नहीं रहा हो, तो देखो साहब, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि उत्तर पश्चिम से जो हमारी बात अरब आक्रमण का बात होता है, तो भाई 712 में ही वो हो गया था। और ये 712 में जो आपका अरब आक्रमण हुआ था, तो उस समय तो हमारा पॉलिटिकल वैक्यूम का पीरियड था, कोई बहुत बड़ा राज्य तो कोई बहुत बड़े वंशों का तो शासन था नहीं, ठीक है। और उसके बाद गजनवी का आक्रमण होता है 1001 से 27 तक का मोटा मोटी जो आक्रमण होता है, 17 बार का जो उसका आक्रमण होता है, तो वो भी लूटा चला गया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम लूटा चला गया, फिर गजनवी लूटा चला गया। उसके बाद किसका आक्रमण होता है, तो वो फिर किसका होता है, मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी यहाँ पर, मैं शॉर्ट में यहाँ से भाग रहा हूँ, मोहम्मद गोरी यहाँ पर अपना एक गवर्नर नियुक्त किया, जो उसका स्लेव था, लेकिन उसके आर्मी का एक ऑफिसर भी था, और वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब वो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है, तब ये क्या हो जाता है, एक तरह से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इसने सुल्तान का पदवी वो धारण नहीं किया। तो इस वंश को क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। अब गुलाम के बाद आता है खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी, और ये पूरा काल हो जाता है 1206 से 1526। लेकिन ये मोटा मोटी इन पांचों वंशों का एक तरह से इंटरनल रिप्लेसमेंट है। गुलाम के बाद जो खिलजी आते हैं, अब कैसे होता है ये देखो, जैसे ही दिल्ली सल्तनत में यानी गुलाम वंश की यहाँ शुरुआत होती है, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ गवर्नरशिप शुरू होता है, तो सेंट्रल एशिया में, ठीक है, और दूसरे जगह ये खबर तो हो जाता है, खास करके जहां जहां इस्लामिक स्टेट है, जहां जहां मुस्लिम लोग थे, तो उन लोग ये तो खबर हो ही जाती है ना कि अब यहां पर एक मुस्लिम शासन शुरू हो गया है, ठीक है, यह हमारे तरफ का आदमी का वहां शासन शुरू हो गया है। और ये जो हमारा एरिया है, ये आकर्षण का क्षेत्र तो हमेशा रहा है, हर कोई यहां आना चाहता है। अब उस समय जो लोग आए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, उस समय जो लोग आए तो उनका अलग अलग उद्देश्य था। कुछ आए तो जो डायरेक्ट वहां प्रशासन हुआ, गुलाम वंश के तहत जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कुछ लोग अपने को नौकरी ले लिए। कुछ जो आए इंडिपेंडेंट अपना मौका ले करके कि भाई फेवरेबल कंडीशन है और हमें संरक्षण देने वाला शासन है, तो कुछ व्यापार करने लगे। कुछ अपना इंडिपेंडेंट राजनीति स्थिति भी स्थापित करने की बात की है। तो उसी तरह से बख्तियार खिलजी को देखोगे कि ये थोड़ा अपना इंडिपेंडेंट आक्रमण का बात, अपना इंडिपेंडेंट राज्य बनाने की बात की तरफ ये आगे बढ़ता है। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत जो गुलाम वंश शुरू हुआ, खैर इसके जीवन काल तक बहुत स्थापित भी नहीं हुआ था अभी, तो ये कभी चैलेंज भी उसको नहीं किया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को ये चैलेंज भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन अपनी स्थिति में ये स्वतंत्र स्थिति के रूप में बढ़ रहा था, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूं कि मोहम्मद गोरी के यहाँ सफल होने के बाद जो स्थिति होती है, उसके बाद एक चीज क्या होता है कि उसके ऑफिसर का गवर्नरशिप यहाँ शुरू होता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर 1206 से तो वो एक तरह से शासक हो जाता है, लेकिन वो सुल्तान अपने को घोषित नहीं करता है। अब उस समय का जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही ये स्थिति बन जाती है कि उत्तर पश्चिम के अन्य भागों से, मध्य एशिया से इस क्षेत्र में, भारत में आने वाले लोगों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये आकर्षण का क्षेत्र था। अब उसमें आने वाले का उद्देश्य अलग अलग है।
कोई यहाँ पर नौकरी करना चाहता है, कोई यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से, ठीक है। तो इस तरह से उधर के लोग आ गए। ज़्यादा लोग जो उधर से आए तो बहुत से इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में खप गए, कुछ सैन्य ऑफिसर हुए, कुछ सिविल ऑफिसर हुए, ठीक है, कुछ अपना व्यापार करने लगे। तो इस तरह से उधर से बहुत सी लोगों का आकर के यहाँ पर बसाव होता है। और फिर धीरे धीरे इस्लाम का बात होता है, फिर उसका जब वर्चस्व बढ़ता है तो वो आगे की बात है। अब है कि भाई अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, फिर गुलाम वंश होता है। तो गुलाम वंश में भाई पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, फिर अल्तमस को बोलिए, फिर रजिया को बोलिए, बीच में लोग भी हैं। फिर आप जाओगे तो एक इम्पॉर्टेंट बलबन हो जाता है, ठीक है। फिर आपका जब गुलाम ख़त्म हो जाता है तो इन्हीं के बीच में रहने वाला जो इन्हीं के कोर्ट का आदमी सब जो था, जो फिर एक पावर में हो जाता है, जो अपने को खिलजी कहता है। वो अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से आए थे, यानी अफ़गानिस्तान में आकर कुछ दिनों से मैंने 1-2 पीढ़ी से वो बस चुके थे, उससे ज़्यादा से। तो वो चूँकि अफ़गानिस्तान के खल्ज से आए थे, इसलिए उन्होंने अपने को खलजी कहा। फिर खिलजियों का डोमिनेंसी चला, ठीक है। और खिलजियों के बाद फिर तुगलक हो जाते हैं। तो इस तरह से कौन कौन शासक, अब बीच में हम इसलिए नाम लिख रहे हैं कि कभी कोई तुगलक शासक का बोलेंगे, कभी किसी का नाम बोलेंगे, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए जिनका हिस्ट्री नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत के काल में 5 वंश हुए और प्रत्येक 5 वंश के तहत अनेक शासक हुए। अब बिहार से रिलेशन की बात हो रही है कि बिहार में इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके समय में क्या हुआ। 1198 में बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी पर विजय प्राप्त की। यह बिहार क्षेत्र में बख्तियार खिलजी की पहली जीत थी। चलिए ठीक है। 1203-4 में बख्तियार खिलजी ने सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नाडिया, भी उसको बोलते हैं नदिया, बंगाल में पर आक्रमण किया। लक्ष्मण सेन इस आक्रमण से भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही अपनी राजधानी से भाग गया। ठीक है। तो 2 बात। अभी हम लोग आ जाए बख्तियार खिलजी पर। तो बख्तियार खिलजी क्या किया भाई, तो उस समय बिहार का एक अच्छा स्थान था। क्यों? क्योंकि पालों के काल में उसकी अच्छी स्थिति थी, वहाँ शिक्षण संस्थान थे। बिहार शरीफ, ओदंतपुरी, वहाँ आक्रमण किया। फिर चूंकि उसी एरिया में नालंदा महाविहार है, उसको तहस नहस किया। ठीक है। और उसमें बहुत सी कहानियाँ हैं, उसकी बात नहीं हम ले रहे हैं। तो उसको तहस नहस किया। तो ये 1198 तक में। अब उसके बाद वो क्या करता है, तो सेन वंश, अब जान रहे हो ना कि बंगाल में सेन वंश की स्थिति बनती है। और सेन वंश का शासक, सेन के वंश के शासक के लक्ष्मण सेन जो था, उसकी राजधानी पर आक्रमण करता है और वो उसके डर से भाग जाता है। यहाँ पर क्या होता है, तो बिहार में जो कर्नाट वंश के थे, तो नरसिंह देव क्या कर दिए थे, एक तरह से इसको सपोर्ट कर दिए थे सेनों के खिलाफ। और सेन पर जब आक्रमण किया तो सेन का राजा, सेन वंश का राजा इसके डर से भाग गया। ठीक है। नाडिया विजय के उपरांत बख्तियार खिलजी बिहार में गंगा नदी के दक्षिण भाग तथा बंगाल के कुछ भाग को मिलाकर तुर्क राज्य के रूप में संगठित किया तथा अपने इस राज्य की राजधानी लखनौती को बनाया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनौती को बनाया। अब देखोगे, बख्तियार खिलजी ने औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था, परंतु वास्तविक रूप से वह अपने विजित क्षेत्र का स्वतंत्र शासक बना रहा। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ इधर कुछ भी नहीं था। ठीक है। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल के शासक हिशामुद्दीन को पराजित किया और इस विजय के फलस्वरूप बिहार क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। 1225 इल्तुतमिश। और आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, एगो हम 1324-25 पहले ही बोल दिए हैं, चूँकि वो हरि सिंह देव को बताने के लिए कि अंतिम शासक हरि सिंह देव तुगलक काल में। ठीक है। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ जिसने बिहार पर सैन्य अभियान लिया। अब दिल्ली सल्तनत का, तो भाई ये कंफ्यूज कराएगा। तो बख्तियार खिलजी कोई दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं ना था। और क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो बिहार पर सैन्य अभियान लिया, तो इल्तुतमिश बोलेंगे।
मोहम्मद हुसैन का है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। एकदम कहते हैं, इसमें क्या है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक है। शबनम का है, अली मर्दन, वो इसको बख्तियार खिलजी को मार दिया था अली मर्दन। पूनम कुमारी, आइडेंटिटी होता है, पता नहीं आइडेंटिटी क्या है। ठीक है। इल्तुतमिश के बाद एवं बलबन के पहले एक चीज क्या हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने बिहार पर सैन्य अभियान लिया, मिलिट्री ऑपरेशन लिया, तो क्या नाम बोलना होगा? इल्तुतमिश। ये इंपॉर्टेंट है। वहां बख्तियार खिलजी मत कर दिया, क्योंकि बख्तियार खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं था। ठीक है, वो एक स्वतंत्र आक्रमणकारी था। ठीक है, उनका जुड़ाव उन लोगों से था, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत की ओर से नहीं आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत की औपचारिक स्थापना भी नहीं थी। ठीक है। इल्तुतमिश के बाद एवं बलबन के पहले के सुल्तान बिहार क्षेत्र पर नियंत्रण बनाने में असफल रहे। कब? इल्तुतमिश के बाद। इल्तुतमिश तो आया, एक सैन्य अभियान लिया, और बलबन के पहले यानी बलबन को छोड़ के बिहार पर नियंत्रण बनाने में असफल रहे। इल्तुतमिश के बाद बिहार क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने वाला सुल्तान बलबन हुआ। अब बलबन के बारे में थोड़ा जानते हैं, वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा। और बलबन भी जो उसका बंगाल में जो सूबेदार था, वो उसके खिलाफ विद्रोह किया, तो बलबन उस पर कार्रवाई किया। और वो बंगाल वाला कौन था? तुगरील। तो तुगरील के खिलाफ बलबन पहले 2 सैन्य अभियान भेजा था अलग अलग कमांडर के नेतृत्व में, दोनों हार गए, दोनों को बलबन मृत्यु दंड दिया। फिर बलबन खुद अपने तुगरील के खिलाफ अभियान लिया और तुगरील को मार डाला और उसके संबंधियों को भी वो मौत का सजा दिया। तो बंगाल के विद्रोह को बलबन काफी कड़ाई के साथ कुचल दिया। ठीक है। 1280 में ये लगभग बलबन का अंतिम वर्ष था उसके जीवन का। 1280 में बलबन ने बंगाल के शासक तुगरील के विद्रोह को दबाने के लिए एक सैन्य अभियान लिया, जिसमें वह सफल रहा। इस अभियान के दौरान वो बिहार क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। थोड़ा सा यहाँ फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। 1324 ईस्वी में दिल्ली का, वही बात जो वहां पर हरि सिंह देव को समझाने के लिए पहले बोल दिए थे, तो यहाँ फिर से 1324 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने अपने, यानी अब बलबन के बाद खिलजी के काल में कोई इंटरफेरेंस वाली बात आपको नहीं मिल रही है। मैंने बिहार में उनकी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। ठीक है। 1324 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का पहला शासक है, आप जानते ही हो, अपने बंगाल अभियान से वापसी के दौरान उत्तर बिहार में कर्नाटक वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव भागकर नेपाल की तराई में चला गया। तो भाई यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन, हम कर्नाटक वंश वाला बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो भाई संस्थापक कर्नाटक वंश का नन्य देव जो हो गया, या नन्या देव भी लिखता है। ठीक है, ये बात देखेंगे तो 1000 माने 1100 के आसपास। फिर नरसिंह देव का बात देखेंगे जो 1200 ईस्वी के आसपास। ठीक है। और फिर आप ये बात देख रहे हो हरि सिंह देव जो 1324-25 ईस्वी में इनका कहानी खत्म होता है, ये नेपाल भाग जाते हैं। ठीक है। और गियासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान के समय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के समय, अब गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक का बेटा था, जिसको प्रिंस जौना कहा जाता है, आप जानते हो गया, नहीं तो चलो तुगलक वंश का ही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के समय बिहार का प्रांतपति मजदूल मुल्क ने भी कर्नाटक वंशीय शासक हरि सिंह देव। अब देखो क्या है कि इसके बाद हरि सिंह देव भाग गया,
यानी तुगलकों का यहाँ अब एक सूबेदार के रूप में, और वो सूबेदार कौन था? मजदुल मुल्क। तो मजदुल मुल्क किसका सूबेदार था? प्रांतपति यानी सूबेदार बिहार क्षेत्र में, किनका? तुगलकों का। कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान जारी रखते हुए अपने राज्य से दूर पहाड़ियों में, यानी ये तो चला गया गियासुद्दीन तुगलक, और गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, और उसका जो प्रांतपति था, यहाँ पर उसका जो ऑफिसर था, एडमिनिस्ट्रेटर था, सूबेदार था मजदुल मुल्क, वो भी हरि सिंह देव को नेपाल के जंगल से, पहाड़ी क्षेत्र से यहाँ आने नहीं दिया, उनको मजबूर रखा कि आप उधर ही रहो। ठीक है, और इस तरह से कर्नाट वंश की स्थिति समाप्त होती है। तिरहुत का क्षेत्र तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया गया। किस समय मिलाया गया भाई दिल्ली सल्तनत में? तुगलक काल में। तो तिरहुत का क्षेत्र तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, यानी तुगलक राज्य का क्षेत्र बना लिया गया, और उस समय इसका नाम क्या हुआ? तुगलकपुर हुआ। तो तुगलकपुर तुगलक काल में तो ये तो पकड़ा जाएगा, लेकिन पूछेगा कि कौन से क्षेत्र को तुगलक काल में तुगलकपुर कहा गया, बिहार के कौन से क्षेत्र को? तो क्या कहोगे? तिरहुत क्षेत्र को, वही क्षेत्र जिस पर कर्नाट वंशीय राजाओं का शासन था। तिरहुत क्षेत्र से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सिक्के प्राप्त हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग तथा एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये नहीं पूछेगा, इसकी संभावना कम है, लेकिन ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये गलत नहीं हम बोल रहे हैं, बोले ये सब नहीं पूछेगा। 1359 में फिरोज शाह तुगलक अपने बंगाल अभियान के दौरान बिहार आया था। फिरोज शाह तुगलक, आप जानते हो मोहम्मद बिन तुगलक बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की सेना झारखंड क्षेत्र से होते हुए बंगाल पहुंची थी, मैंने ये भी आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी आया, गियासुद्दीन तुगलक भी आया, मोहम्मद बिन तुगलक भी, और फिरोज शाह तुगलक भी। इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। बिहार में तुगलक कालीन शासन की जानकारी के मुख्य स्रोत तत्कालीन मैंने उस समय के सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की रचनाएं हैं। ठीक है, और ये सूफी संतों का मुख्य रूप से जो स्थान जो था वो उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ वाला स्थान। सिरते फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किए जाने की चर्चा है, तो ये सब नाम याद रखिएगा। ठीक है, पटना और गया क्षेत्र से फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी हम आप लोगों को फ्रेम कर दिए हैं इसमें। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन मंदिरों को अनुदान दिए जाने की बात कही गई है। तो किस तुगलक शासक द्वारा बिहार के कुछ जैन मंदिर को, जैन मंदिरों में ही है लिखा हुआ कि भाई यहाँ पर उसने दान दिया था जैन मंदिरों को, तो वो नाम का क्या है? फिरोज शाह तुगलक। और वो जैन मंदिर किस क्षेत्र के? तो राजगीर क्षेत्र के, राजगीर के कुछ जैन मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिले के बिहार शरीफ में थी। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था बाबू? उदंतपुरी। उदंतपुरी नाम का पालों के काल में, और वहां पर उदंतपुरी महाविहार का स्थापना किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। ये सब हम लोग लिखे हुए हैं, मतलब पढ़े हुए हैं 16वीं सदी के आरंभ में, यानी 1500 ईस्वी के जस्ट बाद में। ठीक है, सिकंदर लोदी ने, अब भाई तुगलक खत्म हुआ, ठीक है, तो सैयद आया, सैयद के बाद लोदी, तो दो का बात यहाँ खिलजी या सैयद का बात नहीं आया। ठीक है, तो गुलाम का बात आया, फिर तुगलक का बात आया, और फिर लोदी का बात आया। 16 ये आप दिल्ली सल्तनत का क्रम देख रहे हैं ना, GKTSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अब गुलाम का बात तो 1206 से 1290, खिलजी का बात तो 1290 से 1320, तुगलक का 1320 से
1414 कहिए, बहुत किताब में 1412 लिखेगा, लेकिन 1414 तक कहना चाहिए। सैयद को 1414 से 1451, 1451, और लोदी हो गया आपका 1451 से 1526। और थोड़ा एक सबका शासक थोड़ा याद रखिएगा, तो ऐसे भी, क्योंकि इधर का क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी आपका बिहार से न रिलेटेड हो लेकिन क्वेश्चन हो सकता है। सिकंदर लोदी ने मुंगेर क्षेत्र को बंगाल और बिहार के मध्य सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया। चलिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक बनाया। दरिया खां नुहानी, अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिकंदर लोदी ने किसे बिहार का प्रांतपति या प्रशासक या शासक या सूबेदार, जो लिख दे, बनाया? तो दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी, अब नुहानी भी और लोहानी भी, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसलिए दोनों, नुहानी भी और लोहानी भी, ज़्यादातर तो लोहानी लिखाता है। दरिया खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बहार खां नुहानी बिहार का प्रशासक बना। बहार खां नुहानी बिहार के प्रशासक के रूप में 1523 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये सब बहुत रटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं आएगा, लेकिन एक अंदाज के लिए। बहार खां नुहानी ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, ठीक है। अब देखो, ये किसके प्रांतपति के रूप में थे भाई? सिकंदर लोदी का ये की तरफ से ये गवर्नर था ना, एडमिनिस्ट्रेटर किसके द्वारा अपॉइंटेड था? सिकंदर लोदी। अब यहाँ क्या स्थिति हो रही है? उसका पुत्र है बहार खां नुहानी, और ये क्या कर लिया? 1523 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और बाद में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। तो क्यों नहीं कर लेगा भाई? इसके बाद इब्राहिम की बात आती है, और इब्राहिम खुदे 1526 में बाबर से हार जाते हैं। तो लोदी का स्थिति ये नहीं रहा, जब वहाँ से जो हेडक्वार्टर में ही कोई नहीं रहा, तो ये तो अपने को स्वतंत्र कर ही लिया। खैर, स्थिति उनकी खराब होने लगी थी, तभी से वो अपने को स्वतंत्र कर लिया था। उनका कोई इंटरफेरेंस इसके ऊपर नहीं था, कमांड नहीं था। बहार खां नुहानी ने बिहार के स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को सुल्तान मोहम्मद का नाम लिया। तो भाई, ये बहार खां नुहानी बिहारे का न हुआ जी, ये कहीं दूसरे राज्य का, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न है। और ये अपने को क्या विरुद्ध धारण किया? सुल्तान मोहम्मद का नाम दिया। तो ये फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहार खां नुहानी सुल्तान मोहम्मद 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हो गया। अब बाबर जब 1526 में इब्राहिम को पराजित करके, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो बाबर का 5वां आक्रमण था, तो यहाँ के जो पावर इब्राहिम को पराजित करके जब यहाँ पर उसके क्षेत्र पर शासन किया था, ऐसा नहीं ना कि इब्राहिम को पूरे भारत पर इब्राहिम का शासन था और उसको पराजित किया तो बाबर पूरे भारत का शासक बन गया। ऐसे हम लोग लिखते हैं ना कि बाबर भारत का शासक बन गया, भारत का राजा बन गया 1500। तो क्या इब्राहिम लोदी के क्षेत्र पर न पहले उसका अधिकार हुआ शुरू में? तो उसका पूरे भारत पर थोड़े अधिकार उस समय था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में भी बात वैसे ही आएगी, जैसे प्राचीन काल में जैसे मगध उगध के आप देखे हैं कि हरियाक से सुनाग नंद मौर्य शुंकरनवार, तो भाई मौर्य के समय बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर सिकुड़ता गया। तो ठीक उसी तरह से दिल्ली सल्तनत में भी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में भी क्या हुआ साहब? तो पहले आपको जो आपके स्लेव डायनेस्टी वाले होते हैं, गुलाम होते हैं, उनका धीरे धीरे बढ़ा। खिलजियों के समय जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ, साउथ तक अपना एकदम उसका एम था राज्य विस्तार, मंगोलों से लड़ाई करना, क्योंकि मंगोल आक्रमण फिर उसको डिस्टर्ब कर रहा। तो इस तरह से साम्राज्य बढ़ा। खिलजियों के बाद फिर तुगलक में भी, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही देखते हो साउथ वाला पार्ट फिर उनके हाथ से चल जाने लगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आप देखते हो कि अलग अलग स्वतंत्र शक्तियों का उदय हो जाता है, राज्यों का उदय हो जाता है, जिसमें बहमनी हो जाता, विजयनगर हो जाता है, बहमनी हो जाता है, मदुरा का सल्तनत हो जाता है, और भी शक्तियाँ। तो दक्षिण भारत का हमने बताया, तो ये 3 से स्वतंत्र हो जाता है, तो इनके हाथ से चला गया, ठीक है। तो फिर अब तुगलक के बाद सैयद, तो सैयद का भी ऊपर तक ही सिमट करके रह गया, ठीक है। और फिर
सैयद के बाद देखते हो तो सैयद में तैमूर का आक्रमण का जो बात है, और उसके बाद सैयद आता है। फिर लोदी का भी देख, तो लोदी का बहुत प्रसार हुआ कहाँ था, साउथ ऊथ में तो थे नहीं। तो जब बाबर इब्राहिम को हटाता है तो एक छोटे भाग पर ही तो बाबर का अधिकार होता है उत्तर भारत में। अब बाबर देखता है कि भाई इसके पहले कौन कौन इसका गवर्नर था और कौन अपने को अब इंडिपेंडेंट कह रहा है, तो उसको देखा जाए। तो धीरे धीरे बाबर अपना स्थिति मजबूत करने लगा, अपना क्षेत्र मजबूत करने लगा, और बाबर 1526 में बैठता ही है, और 1530 में बाबर की मृत्यु ही हो जाती है। तो ये सब चीज़ आप जान रहे हो। तो 4 बरस में वो जीतना, तो उसी में एक है बाबर का जो एक्टिविटी, बहार खां नुहानी। और बहार खां नुहानी कौन भाई, तो बिहार में जो लोदी का, सिकंदर लोदी के द्वारा जो अपॉइंटेड ये प्रांतपति थे, तो वो अपने को इंडिपेंडेंट कर लिया था। ठीक है, लोदी के द्वारा अपॉइंटेड जो गवर्नर था वो अपने को इंडिपेंडेंट कर लिया था। ठीक है, तो उसको उससे लड़ने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी कबूल कराने के लिए बाबर आक्रमण करता है, और 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाता है बहार खां नुहानी। यानी वो नाम क्या रख लिया था, सुल्तान मोहम्मद। वो बाबर की सर्वोच्चता को, सुप्रीमेसी को स्वीकार किया, बात खत्म। तो बाबर उसको भाई मान लिया, अपना उसको यहाँ पर गवर्नर मान लिया। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में अफगानों को पराजित किया। ठीक है, और ये 1532 वाली स्थिति न भी दो तो चलो ठीक है, अफगानों को पराजित किया। हाँ 32 में, ठीक है। हुमायूं ने 1532 में अफगानों को, अब अफगान शक्ति कौन भाई, तो लोदी अपने को क्या, लोदी क्या थे, अफगानी थे। बहलोल लोदी प्रथम अफगानी शासक। ठीक है, ऐसे कहिएगा तो भाई आप खिलजी को क्यों नहीं अफगानी बोल रहे हैं, क्योंकि खिलजी भी तो खल से आए थे, लेकिन वो मूल रूप से अफगानी नहीं थे। उनकी कुछ पीढ़ियां अफगान में रह चुकी थी। मूल अफगानी कौन होता है, तो लोदी होता है। ठीक है, और पहला शासक उसका बहलोल लोदी। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आता है। अब जब लोदी को हटा करके मुगल आए हुए हैं, तो ये फिर से अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहते हैं जहाँ जहाँ है। तो हुमायूं ने 1532 में अफगानों को पराजित किया। चलो ठीक है, शेर शाह आरंभ में बहार खां नुहानी के यहाँ नौकरी किया। अब कौन बात आ गया, अब आ गया शेर शाह। ये कहाँ से आ गया भाई, तो शेर शाह भी तो अफगानी था, शेर शाह अफगानी था, और ये तो चूंकि बिहार का ही चीज़ है। अब शेर शाह के जो वंशज थे वो अफगानिस्तान के थे, उसके दादा ही आए थे घोड़ में यहाँ पर नौकरी करने पंजाब क्षेत्र में, उसके दादा और उसके पिताजी एक साथ, और यहीं पर पंजाब क्षेत्र में शेर शाह का जन्म हुआ था। हो सकता है शेर शाह पर हम लोग डिटेल पढ़ भी ले। तो इस तरह से, और शेर शाह को चूँकि जागीरदारी मिल गई थी उन लोगों को, उसके पूर्वजों को जागीरदारी मिली हुई थी सासाराम क्षेत्र में बिहार के, तो यहाँ से शेर शाह, तो शेर शाह जो था एक जागीरदार का पुत्र। ठीक है, तो आप ऐसा देखो ना कि कोई भी दिल्ली सल्तनत के समय में और उससे थोड़ा सा मुगल समय में भी, कि जो राजा है वो अपने एरिया को बांट दिया, तो कहीं सूबेदार या गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब उसके नीचे जो उसका जो यूनिट बटा हुआ है वो जागीर है, जागीरदार। ठीक है, तो वो सूबेदार के नीचे कहीं कहीं नायब सूबेदार, और उसके नीचे हो गया जागीरदार। तो एक छोटा एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको जागीरदार। तो वैसा ही एक जागीरदारी इनको मिली हुई थी शेर शाह के पूर्वजों को, पूर्वज क्या उसके फादर को। ठीक है, अब उस जागीरदारी का ये उत्तराधिकारी था, लेकिन इसके यहाँ इसकी स्टेप मदर इसको तंग करती थी, तो ये नौकरी करने आ गया था। तो जागीरदार का बेटा किसके यहाँ नौकरी करने आ गया, एक तरह से समझिए तो सूबेदार के यहाँ, जो बिहार का प्रांतपति था, और वो कौन था, नुहानी खां। तो शेर शाह आरंभ में नुहानी खां के यहाँ नौकरी किया था। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था, शेर शाह पे हम लोग अलग से देखेंगे भी, शेर खां नाम, और बहार खां नुहानी ने ही उसको शेर खां नाम दिया था। ये सब लोग जानता है कि एक बार शिकार में गया था, वो शेर का शिकार कर दिया, तो फिर वो उसका जो मास्टर हुआ बहार खां नुहानी, वो उसको शेर खां का उपाधि दिया। बहार खां नुहानी की मृत्यु के बाद जो बहार खां नुहानी का एक
अल्पवयस्क जो पुत्र था जलाल खां, तो जलाल खां का ये केयर टेकर बनाया गया, गद्दी पर आया। शेर खां जलाल खां नुहानी का संरक्षक बना। ऐसे जान लो कि शेरशाह बाबर के सेना में भी, बाबर के यहाँ भी नौकरी किया था, नुहानी के बाद फिर बाबर के यहाँ, फिर बाबर के यहाँ से के बाद फिर नुहानी के यहाँ गया था, और तब वो केयर टेकर बनाया गया था। 1539 में 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को, अब ये हुमायूं कौन जान रहे हो, बाबर 1530 में मर गया, अब उसका सक्सेसर हुमायूं होता है, और हुमायूं 1530 से 40 तक रहता है, ठीक है। और हुमायूं को कौन हटा दिया, तो शेरशाह। तो इस रॉयल फैमिली से तो ये था नहीं, ये हटा दिया। ये कौन था, थोड़ा सा आप देख रहे हो। तो फिर और उसके बाद फिर शेरशाह के द्वारा स्थापित जो वंश का शासन हुआ वो 1540 से खुद शेरशाह 45 तक 1555 तक रहता है, और फिर हुमायूं 1555 में अपनी गद्दी पर वापस आता है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ उसका 56 में हो जाता है। 56 में फिर हुमायूं मर जाता है। तो 1539 और 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज या विलग्राम, हमने लिख दिया कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, कन्नौज के युद्ध को ही विलग्राम का युद्ध कहते हैं। तो चौसा का युद्ध 1539, विलग्राम का युद्ध 1540, सब आप लोग जानते हो। 1541 में शेरशाह ने पटना को अपने बिहार प्रांत का राजधानी बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। शेरशाह ने चिटगांव से काबुल तक, यानी बांग्लादेश से काबुल तक के लिए एक रोड बनवाया, ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है। ऐसे इस रोड की बात हम लोग प्राचीन काल से भी बोलते हैं, ठीक है, ये रूट पहले से भी था। कालिंजर युद्ध के दौरान, ये शेरशाह का अंतिम युद्ध, कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह घायल हो गया, और 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई। ज़्यादा जगह 22 मई ही देता है, कहीं कहीं 13 मई का भी बात आता है, लगता है कि 13 मई को वो घायल हुआ था और मृत्यु हो गई थी 22 मई को। खैर इस तरह से डेट से मतलब नहीं होता है। इसका अंतिम युद्ध कौन हुआ, कालिंजर युद्ध, ठीक है। कब मरा, 1545 में। सूरवंश के पतन के पश्चात बिहार पर शासन करानी वंश। अब क्या हुआ बाबू, तो पहले तो नुहानी का एगो बात आ गया, नुहानी, या हमने क्या लिखा, लुहानी, जिसके यहाँ शेरशाह नौकरी किया था, और जो लोदियों का प्रांतपति था, गवर्नर था, बाद में बाबर भी उनको अपना गवर्नर स्वीकार किया या गवर्नरशिप उनका जारी रखा, उनके यहाँ एगो शेरशाह नौकरी किया। फिर सूरवंश आ गया, शेरशाह का वंश सूरवंश आ गया, और सूरवंश के बाद फिर यहाँ पर करानी वंश, एक छोटा सा पावर करानी वंश। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर है, अगर क्वेश्चन आता है करानी कब है, तो सूरवंश के बाद, यानी शेरशाह के वंश के बाद करानी वंश। करानी वंश का पहला शासक ताज खां करानी था। सुलेमान करानी तथा दाऊद खां करानी इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए, लेकिन बहुत इफेक्टिव ये कोई नहीं थे। चलिए, करानी शासकों की राजधानी बिहार शरीफ में थी। 1580 ईस्वी के लगभग में अकबर ने बिहार को एक पृथक प्रांत सूबा बनाया। अब ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अकबर बिहार को पृथक प्रांत कब बनाया। देखिए होता क्या है कि लिखते लिखते फिर वो सब जगह जनरलाइज्ड हो जाता है कि 74 से 76 के बीच में ये यहाँ पर अधिकार किया आक्रमण, ठीक है। तो स्पष्ट नहीं है कि कब, लेकिन 1580 के आसपास, ठीक है। तो 1580 के आसपास के लगभग में अकबर ने बिहार को एक पृथक सूबा बनाया तथा मुनीम खां को इस सूबा का गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है। अब इसमें हम 1576 के आसपास लिख देते थे तो फिर वो आप कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा 1580 दे रहा है, तो इसलिए, लेकिन वो डिफाइंड नहीं, इसीलिए 1580 ईस्वी के लगभग में हमने लिख दिया है, ठीक है। सूबा बनाया, मुनीम खां को इस सूबा का गवर्नर नियुक्त किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई मुनीम खां को इस सूबा का गवर्नर बनाया, ठीक है। बिहार को एक पृथक सूबा बनाया, यानी मुगल प्रांतों में एक प्रांत बिहार प्रांत कहा गया, ठीक है। और मुनीम खां मुगल प्रांत का पहला सूबेदार यहाँ बना या गवर्नर, ठीक है। तो अकबर ने किसे सबसे पहले, अकबर के द्वारा बिहार का पहला गवर्नर कौन नियुक्त हुआ,
या अकबर के द्वारा बिहार का नियुक्त पहला गवर्नर कौन? तो मुनीम खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अकबर ने महेश ठाकुर को मिथिला क्षेत्र का प्रशासक बनाया था। ठीक है, उनको मिथिला क्षेत्र का प्रशासक महेश ठाकुर को, एक विद्वान ब्राह्मण थे, उनसे प्रभावित हुआ अकबर और उन्हें एक एरिया दे दिया जो बाद में दरभंगा महाराज के रूप में, दरभंगा स्टेट के रूप में जाना गया। ठीक है, 1587 ईस्वी में अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान सिंह अपना कैपिटल कहाँ रखा था? रोहतास। ठीक है, अकबर के शासन काल में आसिफ खान बिहार का अंतिम गवर्नर, एक कौन हो गया? आसिफ खान। तो ये जो है खास करके मुनीम और राजा मान सिंह, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, और राजा मान सिंह का ये रोहतास वाला भी। और महेश ठाकुर को किस मुगल शासक ने मिथिला का प्रशासक बनाया या मिथिला क्षेत्र उनको तन में दिया? तो ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। मुगल शासक जहांगीर ने आसिफ खान को बिहार के सूबेदार पद से हटा दिया और लाल बेग बहादुर को बिहार का गवर्नर बनाया। ठीक है, ये बहुत ऐसा कुछ बहुत रटने वाला नहीं है, पढ़ लीजिएगा। 1621 में जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, परवेज को, और बिहार का गवर्नर बनने वाला प्रथम मुगल राजकुमार परवेज हुआ। जहांगीर का पुत्र खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध बिहार में ही विद्रोह किया था और इस खुर्रम के इस विद्रोह को शाहजहां के, जो खुर्रम बाद में शाहजहां हुआ, इस विद्रोह को यहाँ दबा दिया गया था। मुगल सेना ने खुर्रम के विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम गवर्नर मिर्जा रुस्तम था। ये सब उतना याद नहीं करना है, बस आप याद कर लीजिएगा किसके काल में था। शाहजहां के शासनकाल में खाने आलम को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसी तरह से किसके काल में कौन इंपॉर्टेंट गवर्नर रहा है वो बात यहाँ दिया गया है। ठीक है, और 1702 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पुत्र राजकुमार अजीम यानी अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी ने पटना का पुनर्निर्माण कराया और पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। तो हमको लगता है पढ़ लोगे, सिस्टमेटाइज्ड है, तो एकदम सिस्टमेटाइज्ड वे में है, या फिर वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को रखा गया है। तो समझने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ लोगे। और इसके बाद का एक टॉपिक हम करेंगे 1707 से 1765 तक। तो उसमें पलासी उलासी तक की भी बात, हल्की फुल्की चर्चा उसमें आ जाएगी। ठीक है, और बंगाल के कुछ गवर्नरों का नाम उम आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं या तो यूरोपियन कंपनियों के आगमन से स्टार्ट करेंगे, या एक टॉपिक जो है हम देख लेते हैं क्लास की, नहीं तो फिर हम लोग शेरशाह के जीवनी, शेरशाह से संबंधित फैक्ट को, तो जब शेरशाह शुरू करेंगे तो 2 क्लास उसमें लग जाएगा, क्योंकि शेरशाह को आप पढ़ोगे ही मुगल में, मेडिवल जब पढ़ोगे तो शेरशाह को पढ़ना ही है ना। चूंकि बिहार का वो पर्सनालिटी है तो यहाँ भी पूरा पढ़ सकते हैं। तो शेरशाह का नहीं होगा तो शेरशाह के प्रशासन ये सब छोड़ देंगे, शेरशाह का एक परिचय एक क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब ये 1707 से 1765 तक का बात कर देंगे। ठीक है भाई, शेरशाह पहले क्या चीज़ है, लेकिन शेरशाह एज ए पर्सनालिटी शेरशाह का एक हम लोग क्लास में देख लेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन की संभावना होती है बिहार से।